यूथ को लीड कर रहा है बढ़िया। पीएम मोदी है। लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी करते हैं। भाई आज की डेट में अगर इतने बढ़िया बढ़िया सड़कें आपको मिलती हैं, सड़कें ही मिल रही हैं भाई, वो लेवल पे एजुकेशन वो नहीं मिल पा रही बच्चों को। एक यूथ कैसे चेंज करे सोसाइटी में। एनजीओज वगैरह में करप्शन अभी भी चल रहा है। शेर मारने निकले थे, मरती नहीं है बिल्ली, खांसी ठीक होती नहीं, ठीक करेंगे दिल्ली। तो जो लोग पार्टी चेंज करते हैं, मेरा बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, वो किसी मजबूरी के चक्कर में करते हैं या तो सीट के लिए ही लड़ रहे हैं। संस्कृति सिर्फ आपका आधार नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत भी है जो कि आप छोड़ के जाएंगे। बहुत इन्फ्लुएंसर है कि जो कारों का वो दिखा देते हैं कि भाई इतनी कार है हमारे, वो सब रेंट पे होती है बहुत सारी। 5 स्किल जो आप यूथ को रिकमेंड करोगे सीखने के लिए। फेक आप बढ़ा लोगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। मेरे को लगता है कि नहीं पहचानता। तो बहुत जिस तरीके से उसने बॉलीवुड को एक्सपोज किया, कोई गोबर खा ले रहा है, यार ये भी ये कंटेंट नहीं है भाई, मत करो। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसकी रेस्पेक्ट करिए, लेकिन दूसरे धर्म को फालतू में उंगली ना करिए। आज हमारे साथ है मयंक सिंह मयावी, जिनको आप विधायक के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1500 रुपये की सैलरी से लेकर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन तक अपना सफर तय किया और यूथ को एक नया रास्ता दिखाया। एपिसोड में हम बात करेंगे कि एनजीओज सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। पॉलिटिकल पीआर लोगों को मैनिपुलेट करने की चीज़ है। अगर आप यूथ हो, क्रिएटर हो या कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस एपिसोड को लास्ट तक देखना। लेट्स बिगिन। जो एनजीओज रन करते हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करते हैं या कोई काम भी करते हैं? यार सोशल वर्क बहुत लोग पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं और बहुत लोग एक्चुअल में भी करते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग सोशल वर्क को सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखो जो शो करना आज की डेट में नीड है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सोशल वर्क किया, अगर आप उसे करेंगे तो लोग ना सोशल मीडिया पे आपके फैन भी बन जाते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। मान लीजिए आपको कोई एडमायर करता है, वो उसने सोशल वर्क शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं सेवा जो हो रही है समाज की तो हो रही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कूड़ा डाल दिया पहले, फिर उसको साफ कर दिया, तो वो समाज सेवा नहीं है। वीडियो बना दी तो फिर वो गलत है। एक्चुअल में करो, फिर उसको दिखाने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। उसका प्रचार प्रसार आप करो अच्छी चीज़ों का। एक यूथ कैसे चेंज करें सोसाइटी में? यार देखो आपके आसपास ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपके मान लीजिए गली मोहल्ले में हैं, बहुत इश्यूज हैं। उनके लिए एक टीम होनी चाहिए आपकी, कम से कम 4-5 लोगों की। उसके बाद आप वहाँ पे लोकल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे उस इशू को रखिए, रिजॉल्व करिए। आप यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसको राइट करिए, ज्ञापन दीजिए उनको। और उसके बाद कुछ चीज़ ऐसी हो कि जो आप, जैसे कि कुछ चीज़ ऐसी है कि आप सरकार को नहीं बोल सकते, तो आप अपने लेवल पे भी करिए। आपने ऐसा कोई वर्क करा है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है सोसाइटी पे, जो आपने करा हो? यार मैंने तो ऐसे बहुत सारे काम करे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल तो ये है जैसे कि मैंने ना सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने इनको ग्राउंड पे लाके इनसे सोशल वर्क कराया। मेरा एक एनजीओ है यूथ फॉर क्रिएटिविटी करके, तो उसमें क्या करता हूँ मैं कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनके थ्रू समाज सेवा कराता हूँ। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं कि जो ग्राउंड पे भी एक्टिव हैं, कुछ ऐसे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो मेरा वो रहता है गोल कि इनको एक्टिव करना ग्राउंड पे, क्योंकि उनका इम्पैक्ट है। अगर वो वीडियोज़ वगैरह उसकी पोस्ट करेंगे तो लोग उससे और इंस्पायर होंगे कि भाई ये चीज़ हमें करनी चाहिए। क्योंकि लोग ना आजकल सोशल मीडिया पे लोगों के पास ना आइडल बहुत हैं आज की डेट में। बहुत लोग किसी को फॉलो करते हैं, बहुत आइडल हैं लोगों के। तो कहीं ना कहीं जो उनके आइडल हैं, कोई नैनो इन्फ्लुएंसर है, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो उसको लोग फॉलो करें और चीज़ों को पॉजिटिव भी मिले। आपको लगता है कि एनजीओज वगैरह में करप्शन अभी भी चल रहा है? ऑब्वियसली यार बहुत ज़्यादा करप्शन है एनजीओज में। तो कभी कम होगा? यार देखो जब 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई थी उसने बहुत सारे एनजीओज बैन किए थे जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी करते थे। आई थिंक राजनाथ सिंह उस समय पे थे, तो उन्होंने एनजीओज बैन किए थे। वो इसकी वजह से कि वो एंटी इंडिया फंड लेकर के इंडिया के अगेंस्ट ही कैंपेन चलाते थे बहुत सारे एनजीओज। सिटीज़ और गांव वगैरह में आज भी डिफरेंसेस है, क्योंकि इतना इंडिया इतना डेवलप हो चुका है। आपको लगता है कि अभी भी डिफरेंसेस हैं कुछ? यार बहुत ज़्यादा है अभी भी। मतलब धीमे धीमे विकसित भारत तो धीमे धीमे बन रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अब आप अगर नीचे जा करके देखें तो बहुत ऐसे रूरल में एरियाज़ हैं, बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं जो आज भी सुविधाओं से अछूते हैं। मतलब आपने पॉलिटिकल पीआर काम करा है पॉलिटिक्स में, तो उसकी इमेज कैसे, सच बोलना पड़ता है? पॉलिटिशियन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उसकी इमेज अच्छी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, कि इतने से काम को उतना दिखाना पड़ेगा। इवन किसी के लिए भी आप पीआर का काम करेंगे तो पीआर का मतलब होता है कि किसी का परसेप्शन ऑफ फॉर्मेशन आपको डिज़ाइन करना है, तो आप बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे
तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसको जो पॉलिटिकली जाना है किसी पॉलिटिशियन को, तो भाई उसको इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, तो वो करेगा, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं, वो तो सही है, वो करेगा। बट क्या होता है कि पीआर की नीड आजकल बहुत ज़्यादा पड़ जाती है किसी भी पॉलिटिशियन को या फिर किसी भी चीज़ को। आपको जो फनी वीडियोज आते हैं नेता के ऊपर, तो जो पॉलिटिशियंस उनको कैसे रिएक्ट करते हैं? अभी तक तो मेरे को जो लोग मिले उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट ही किया है। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था विधायक वाला अपना कैरेक्टर, तो मुझे डर लगता था कि भाई मैं कर दूँ कहीं मेरा रियल विधायक मुझसे वो ना हो जाए। लेकिन मेरा क्या है कि युवा नेता बहुत है, लेकिन विधायक जो है वो एक सांसद है, हमारे यहाँ पे सांसद होता है, तो सांसद के अलावा विधायक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, क्योंकि विधायक से लोग, क्षेत्रीय लोग कनेक्ट करते हैं। तो मैंने ये सोच के डिसाइड किया था कि मैं विधायक के ऊपर फनी कंटेंट बनाऊंगा, जो विधायक की ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बनाऊंगा। तो विधायक लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, बहुत विधायकों ने तारीफ भी करी है। जो एक्चुअल विधायक है वो मुझे विधायक बोलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्रिएटर्स के लिए आज भी कितनी ज़रूरी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या है कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं। मान लीजिए आपका इन्फ्लुएंस है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप एंटी इंडिया बोलेंगे। बहुत लोग भारत के विरुद्ध बोलते हैं, तो ये भी सही नहीं है। आपको आवाज़ उठानी है, सरकार के अगेंस्ट बोलिए, आपका राइट है, लेकिन कई बार आप एंटी इंडिया बन जाते हैं, जो कि वो सही नहीं है। आजकल की यूथ को लगता है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। पिछले कुछ सालों में ये चीज़ चेंज हुई है, जैसे कि ये 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से बहुत फ़र्क आया है। अगर आप राजनीति में आप वोट नहीं करेंगे, तो जो सरकारें पहले बैठी हुई थी या कोई भी मतलब, तो वही चीज़ बैठी रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई विधायक या सांसद है, आपके यहाँ पे गलत काम कर रहा है, अगर आप वोट करेंगे तो सरकार को आप गिरा सकते हैं या फिर किसी एक प्रतिनिधि को आप हटा सकते हैं। जब आप उसको हटाएंगे उसके बाद एक नया बंदा आएगा। और यूथ अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो आपको यही बुढ़े लोग आपको रूल करते रहेंगे ऑल टाइम। और यूथ पॉलिटिक्स में आएगा तो उसके पास आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, उसके पास विजन है, तो वो उस पर काम करेगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं निखर के आएंगी और हम लोग उसको अच्छा कर पाएंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन के टाइम सोशल मीडिया बहुत बड़ा वेपन बन चुका है? एग्जैक्टली बहुत बड़ा वेपन है। क्या होता है कि कोई ने, अब किसी ने अच्छा काम किया, कई बार क्या होता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको नेगेटिव वे में ले जाती हैं, है ना, उसको एक तरीके से रुख मोड़ दिया पूरी तरीके से कि भाई इसने ये काम किया, उसको उस तरीके से दिखा दिया। तो क्या होता है सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट क्रिएट करना। अब देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है, उसमें क्या होता है कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा भी काम कर रही होती है तो लोग उसके ऊपर इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो वो जो इनिशिएटिव होता है वो आ नहीं पाता। आपने ऐसा सोचा कि किसी नेता को एक्सपोज करने की बाद में आपने मना कर दिया, नहीं यार ये ऐसा करेगा, ये वैसे करेगा? यार देखो मेरा सोशल मीडिया तो ऐसा है कि मैं तो एक्सपोज ही करता रहता हूँ नेताओं को। रोस्ट किया था, मेरा एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, शेर मारने निकले थे मरती नहीं है बिल्ली, खांसी ठीक होती नहीं ठीक करेंगे दिल्ली। समझ गए होंगे, समझने वाले समझदार है भाई। क्या पॉलिटिकल लीडर्स के लिए आज के टाइम पे पीआर एक मैनिपुलेट करने का जरिया बन चुका है? एग्जैक्टली क्योंकि मैनिपुलेट होते हैं इससे, लोग होते हैं, आपसे जुड़ते भी हैं, मैनिपुलेट तो होते ही हैं क्योंकि वो उसका गेम है। मतलब पीआर जब आप करते हैं किसी चीज़ का परसेप्शन बनाते हैं किसी के दिमाग में, तो वो पीआर गेम होता है। बट कहीं ना कहीं ये वेपन इसलिए भी है, देखो क्या होता है कि अगर राष्ट्रीय हित में आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मतलब आप एंटी इंडिया ना जाएं बस। आपके हिसाब से नेता या इन्फ्लुएंसर कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? यार मेरे हिसाब से अगर आप देखें कि वैसे पावर के तौर पे तो भाई पॉलिटिशियन पावरफुल है, बट यूथ बॉयज़ के लिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर आज के डेट में बहुत पावरफुल हो चुके हैं। दोनों का इम्पैक्ट है। इन फ्यूचर कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? यार जो राष्ट्रीय हित में होगी। अभी क्या दिमाग में चल रहा है कि कौन है बढ़िया पार्टी जो काम कर रही है इंडिया में? यार देखो मेरा पर्सनली देखें तो मैं तो बीजेपी को वोट करता हूँ, और लोग अपने वोट को कई बार छुपाते हैं कि हम इसको वोट नहीं करते, लेकिन मेरा ओपन है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। और इन फ्यूचर कभी भगवान ने चाहा चीज़ें हुई तो ऑब्वियसली बीजेपी। ऐसे कोई लोग जिनसे आप मोटिवेट हुए हो? देखो सबसे पहले तो मेरे माता पिता, सबसे पहले, क्योंकि मेरे जो पिता हैं मैंने उनसे ईमानदारी सीखी जो मेरा आज भी काम आ रही है। और मेरी मम्मी से मैंने अपने आप को स्ट्रीट स्मार्ट सीखा। मम्मी से मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी कि मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। मतलब कुछ भी काम के लिए कहीं भी जाते हैं तो काम हो जाता है उनका, तो मैंने उनसे ये सीखा। और बाकी अगर मेरी प्रोफेशनल जर्नी की बात करें तो एक अजय शुक्ला जी हैं जो पीआर एजेंसी अपनी रन करते हैं। मतलब उनका बेसिकली गवर्नमेंट का पीआर होता है,
तो ASPL नाम से उनका है, तो वो वहाँ पे करते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं। तो उनके पास मैं 2019 में गया था, तो उस टाइम पे 7,000 रुपये की नौकरी पे मैं उनके पास गया था, और ओवर द टाइम 1 साल के अंदर उन्होंने मेरे लगभग 15,000 रुपये तक कर दिए थे। अच्छा। तो और उसके बाद उन्होंने जो मुझे सिखाया, पैसे की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मुझे सिखाया कि एक जो बच्चा होता है ना, क्रिएटिव बच्चा, तो उसकी आप तारीफ़ करें, आप क्रिएटिविटी में आप किसी की तारीफ़ कर दें तो वो खुश हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, अगर मुझे सामने से कोई बड़ा जो मेरे लिए उस टाइम गॉडफादर है, जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे को मतलब मोटिवेट कर रहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी निखर जाती है। अब जैसे हमारे देश में जैसे स्कूलों में क्या होता है कि आप बच्चे को बोल देते हैं अरे ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, नालायक है, तो वो बच्चे की कहीं ना कहीं अंदर कुछ क्रिएटिविटी अच्छी होती है, हो सकता है उसके अंदर कुछ और अच्छा हो, तो स्किल्स स्पोर्ट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई म्यूजिक भी हो सकता है, कोई मतलब आर्ट की चीज़ हो सकती है, बट उसको वहाँ पे डिमोटिवेट कर देते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाता। तो मैं लकी हूँ कि मेरी उस एज में मुझे अजय शुक्ला जी का सपोर्ट मिला, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया जिससे कि मैं चीज़ें अच्छी कर पाया। और उसके बाद अगर आप जैसे कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे ना मेरे से, तो कॉर्पोरेट में अगर कोई जिसने मेरे को सपोर्ट किया हो, तो एक बॉस है मेरे, सौरभ सिंह करके, मतलब ऑल टाइम बॉस मान सकता हूँ। तो उनकी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, तो क्या होता था कि मैं ऑफिस गया तो ऑफिस जाके मैं कॉर्पोरेट कंटेंट बनाता था। अच्छा। हाँ, कॉर्पोरेट कंटेंट क्या होता था, कई बार बॉस को ही ट्रोल कर देता था। मतलब मैंने इनडायरेक्टली उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑफिस में बहुत मैनेजर्स वगैरह बहुत चीज़ें होती, तो मैंने फनी कंटेंट बनाया, तो वहाँ पे मेरे को पूरी कंपनी ने सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे मैं आज भी जाता हूँ तो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बट सौरभ सिंह से मैंने ये चीज़ सीखी, लीडरशिप सीखी कि कैसे लोगों को जोड़ा जाता है। और फिर अगर आप जैसे आपने इकट्ठा ही पूछ लिया मेरे से, तो पॉलिटिकल उसमें देखें तो पॉलिटिकल गुरु में मेरे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आपने देखा ही होगा मेरे सोशल मीडिया वगैरह पे कई जगह पे। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि एक पॉलिटिशियन पे कम बोल करके, हालांकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बट वो फालतू की बातें नहीं करते, वो विजन को लेके काम करते हैं। वो इकोनॉमिस्ट हैं, जो भारत की गतिविधियाँ होती हैं इकॉनमी, उस पर वो काफ़ी हद तक काम करते हैं और यूथ के साथ कनेक्ट रहते हैं, जो कि मैंने उनसे काफ़ी हद तक सीखा है कि कैसे यूथ के साथ कनेक्ट करना है, चीज़ें करनी है, पॉलिसीज़ को बनाने में, उन सब चीज़ों में उनका बहुत अच्छे आइडियाज़ है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे लीडर्स को आपका राज्यसभा या ऐसी जगह पे होना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो, तो उनको गवर्नमेंट उनकी चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चीज़ों के लिए यूज़ कर पाए। हालांकि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उन लोग के साथ में, बट मेरे को लगता है अगर राज्यसभा वगैरह जाएंगे तो एक ऐसी वॉइस राज्यसभा जाएगी जिसकी ज़रूरत है। फनी नेता कौन है आपके हिसाब से? यार फनी देखो, राजनीति अपनी जगह और मनोरंजन अपनी जगह, तो भाई ऑब्वियसली राहुल गांधी वन एंड ओनली। आप पॉलिटिक्स चूज़ करोगे, कॉमेडी चूज़ करोगे? यार मैं चूज़ करूँगा वैसे तो पॉलिटिक्स, बट ह्यूमर के वे में। नेतागिरी या फिर कॉमेडी, तो सेफ करियर कौन सा है? यार देखो, सेफ करियर तो आपका कॉमेडी वाला है, क्योंकि नेता वाले में आप वहाँ पे कॉमेडी नहीं कर सकते, वो सीरियस प्लेटफॉर्म है। नेतागिरी जो है, जो पॉलिटिक्स में आपको जाना है, तो एक ऐसा सीरियस प्लेटफॉर्म है। हाँ, ह्यूमर आपकी चीज़ों में ऐड हो सकता है, बट आपके पास इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें, पॉलिसी मेकिंग, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ को अगर इनिशिएटिव लेते हैं, हम उसको चेंज कर देंगे, तो उस चीज़ में जाना पड़ता है। और जब कॉमेडी है, इसमें क्या होता है, आप चीज़ों को नोटिस करते हैं जो आपके आसपास हो रही होती है। जैसे कि एक पॉलिटिशियन है जो आसपास की चीज़ों को नोटिस करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। लेकिन जो कॉमेडी है उसमें क्या करेगा आर्टिस्ट, कि भाई आसपास की चीज़ों को नोटिस करेगा, उसमें स्टैंड अप बना दिया, कुछ बना दिया, वीडियो बना दिया, तो उस तरीके से काम करेगा। तो दोनों का अपना अपना इम्पैक्ट है। इंस्टाग्राम रील्स ज़्यादा प्रेफर करोगे या यूट्यूब शॉर्ट्स? यार इंस्टाग्राम, दोनों ही ट्रेंड में, क्या प्रेफर करोगे? मैं तो इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंड वो करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फोटोज़ भी आती हैं अच्छी अच्छी, हम देखते रहते हैं। क्रिकेट या कंटेंट, क्या चूज़ करोगे? क्रिकेट वाला कंटेंट। एनजीओ या कॉर्पोरेट? यार इसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो, मैं चूज़ करूँगा कॉर्पोरेट, और वीकेंड पे एनजीओज, दोनों काम हो जाएंगे। आपका सबसे फेवरेट मीम टेम्पलेट कौन सा है आपका खुद का? यार मैंने ना मोदी जी के जन्मदिन पे मैंने बनाया था, मैं आपको दिखाऊंगा।
तो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें मैंने कंगना रनावत भी थी, बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने ऐड किया था। ममता बनर्जी तो आर्टिस्ट नहीं है बट वो सबके मीम टेम्पलेट, क्योंकि मैं ना भारत सरकार के मंत्रालयों की डॉक्यूमेंट्री बनाता रहा, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वाइट काटे, सब चीज़ें करी। तो मैंने मोदी जी के बहुत भाषण सुने थे, तो मैंने मोदी जी की चीज़ें उठाई हैं, उसमें मोदी जी से पार्टी मांग रहा हूँ, मोदी जी से बात चल रही है, तो मोदी जी कहते हैं कि इस बार तो मना कर दिया गया है, कोरोना में आपका इधर उधर जाना नहीं होगा तो मोदी जी कहते हैं 80 लाख करूँ कि ज़्यादा करूँ, ऐसे मीम करके मैंने पूरा बनाया था, वो बड़ा वायरल हुआ था। अच्छा 2020 में आई थिंक। आज के टाइम पे क्या है, पॉलिटिशियन एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो इंडिया में ये डेमोक्रेसी से उसका स्ट्रेंथ हो रहा है, वीकनेस हो रही है? क्योंकि आजकल गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और इस सवाल की मेरे को लगता है ज़रूरत भी है पूछने की। जैसे मान लीजिए आपका कोई राजनीतिक विरोधी हो सकता है, ठीक है, आपकी विचारधारा किसी से मैच नहीं करती, लेकिन अभी आपने देखा होगा बिहार में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि पीएम मोदी की उनकी माँ को लोग गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। आपका विरोध हो सकता है किसी से, कुछ भी हो सकता है, बट किसी की माँ को आप गाली दे रहे हैं, ये मतलब मैं अगर राहुल गांधी जी की मम्मी के बारे में लोग बहुत बोलते हैं कि वो डांसर थी, ये वो उनका यार उस टाइम पे जो भी प्रोफेशन रहा हो, ठीक है, हर किसी का अपना एक पास्ट या प्रोफेशन रहा होता है, तो उसके ऊपर मजाक बनाना मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ। मतलब किसी की माँ के लिए नहीं बोलना चाहिए यार, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी यार देखो, व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए, राजनीति एक अलग चीज़ हो सकती है कि आपसे मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, हो सकता है मेरा कुछ और इनिशिएटिव हो, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, करिए, लेकिन एक दूसरे पे गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अगर मोदी जी, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी एक साथ बैठे हो टेबल पे, तो अब किसको चूज़ करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? मैं तीनों से अलग अलग पूछ सकता हूँ। नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछना है, एक ही बता, और एक ही बंदा चूज़ करना है कि उसी बंदा को चूज़ करना है, वही क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, मतलब उसी से पूछना है? हाँ। यार तुम फंसाने वाले क्वेश्चन पूछते हो वो एक ही सवाल तीनों से पूछना है? यार उस टाइम पे मैं कुछ नहीं पूछ पाऊंगा, मैं बोलूँगा और क्या हाल है लाडले क्या ही बोलूँगा मैं उस टाइम पे। जो लोग पार्टी चेंज करते हैं, मेरा बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस में बीजेपी में आ गए, वो किसी मजबूरी के चक्कर में करते हैं या कोई सीट के लिए ही लड़ रहे हैं बस? यार ये तुमने बहुत डार्क ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि अंदर का है। जैसे मान लीजिए हम लोग कॉर्पोरेट में किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब कंपनी में किसी में हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं इंक्रीमेंट जहाँ होता है हम लोग वहाँ चले जाते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जिसे हम लोग कॉर्पोरेट मजदूर बोलते हैं, क्योंकि मैंने इस पर बहुत कंटेंट बनाए हैं। ऐसे ही पॉलिटिशियंस का होगा जहाँ पे उनको इंक्रीमेंट मिलता है, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो पॉलिटिशियन किस बात के? वो भाई पॉलिटिशियन है, उसकी कूटनीति है, राजनीति है, उनको पता है ना भाई जहाँ पे फ़ायदा वहाँ जाएंगे, तो गलत नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते। बट हाँ, कई बार क्या होता है, आपके पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने से जो आपका विजन था आपकी लाइफ में कि आप किस आइडियोलॉजी वाली पार्टी के साथ, एंटी इंडिया हो सकते हैं, कई बार बहुत पार्टियाँ कुछ ऐसा काम कर देती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से आपका पर्सनल विजन, कहाँ पे आपका कंट्री का जो विजन है भारत का, आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप, मेरे को लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था रिसेंटली, तो उसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग साथ में गए थे। इवन जो शशि थरूर जी हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ यार। थरूर जी मतलब जिस तरीके से कांग्रेस में रह करके वो इंडिया के डेलीगेशन के साथ गए, उन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस करी क्योंकि कंट्री की बात थी। लाइक ऐसे ही एक बार अटल जी गए थे जेनेवा में, कहीं पे भाषण था कुछ, तो अटल जी कांग्रेस, जब पीवी नरसिम्हा राव आई थिंक प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे अटल जी गए थे। तो मैं ऐसे पॉलिटिशियंस को पसंद करता हूँ कि जो क्रॉस द पार्टी लाइन, या फिर कंट्री उनके लिए पहले है, पार्टी बाद में है। आपके हिसाब से ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सोशल मीडिया के बावजूद काम कर सकती है? सोशल मीडिया के बिना? यार देखो, सोशल मीडिया के बिना देखो काम तो सब कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उस सही चीज़ों का प्रचार प्रसार कैसे होगा अगर सोशल मीडिया नहीं होगा? तो सोशल मीडिया मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट टूल है प्रचार करने के लिए। हाँ, सोशल मीडिया जरूरी है यार। लोगों से आप कैसे जुड़ोगे? आप जैसे कोविड आया, कोविड के बाद से वर्चुअल रैलियाँ भी होना शुरू हो गई थी। कोविड के टाइम पे आप मीटिंग कर रहे थे, पीएम मोदी ने मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो प्रोडक्शन हाउस में काम करता था जो अजय शुक्ला, मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करता था, तो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, तो आपका एम्स के ऊपर थी, मैंने किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए काम किया था। तो उस डॉक्यूमेंट्री को पीएम मोदी ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया था। अच्छा। तो अब उस चीज़ का इम्पैक्ट देखो कि अगर कोविड नहीं होता तो वो रैली होती, बहुत खर्चा होता, चीज़ें होती, अब वो ऑनलाइन हो गया उस टाइम पे।
जनसभा की जगह उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों का लॉस होता है जो कि रैलियाँ फालतू की होती हैं। यूथ को आप कौन सी पार्टी रिकमेंड करोगे और क्यों? यार देखो, मैं यूथ को ये नहीं बोलूँगा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो या बीजेपी ज्वाइन करो, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करो, आम आदमी पार्टी, AIADMK, जो भी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आपके यहाँ पे आप एक बार देखो कि आपकी कंट्री को, आपके इंफ्रा को, आपके यूथ को, आपके भविष्य को, आपके देश को कौन सी पार्टी सही तरीके से आगे ले जा सकती है, आप उस पार्टी को चूज़ करो। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स क्रिकेट से ज़्यादा फेमस है इंडिया में? इंडिया में देखो ना, मैं बताऊं तो क्रिकेट ज़्यादा फेमस है क्योंकि गली गली में खेला जाता है। और पॉलिटिक्स एक सेपरेट जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स को, मतलब देखो राजनीति हर कोई पसंद करता है, बट जो प्रो पॉलिटिक्स जो राजनीतिक रूप से इंटर सकते हैं वो कम लोग हैं, उतने ज़्यादा नहीं है। आपके हिसाब से कोई इंडिया का क्रिकेट टीम का कोई ऐसा बंदा, प्लेयर जो पॉलिटिक्स में घुस जाए और बढ़िया लीड करे इंडिया को? इंडियन क्रिकेट टीम का बंदा अगर कोई पॉलिटिक्स में आता है, हाँ, जैसे कि रोहित शर्मा अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो रोहित शर्मा बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं कि वो किसी को ड्रॉप करते हैं तो उसके वजह के उससे बात करते हैं, यार देखो मैंने ये ड्रॉप किया है, ठीक है, शाना वाली बातचीत है, हाँ ठीक है, चिल रहते हैं। मतलब रोहित शर्मा एक ऐसे पॉलिटिशियन बन सकते हैं जो कि सबको साथ लेके चल सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। पॉलिटिकल फेवर और करप्शन में क्या डिफरेंस है? यार देखो, पॉलिटिकल फेवर तो देखो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने किसी को पॉलिटिकली कहीं पे सपोर्ट कर दिया, और पॉलिटिकली करप्शन जो होता है योजनाओं के ऊपर होता है। बहुत एग्जांपल है भारत में, दुनिया भर के घोटाले अलग अलग पार्टियों ने किए हैं। हर पार्टी में, ये नहीं कहता कोई पार्टी दूध की धुली है, बहुत पार्टियाँ अलग अलग घोटाले करती रहती हैं समय समय पर। मैं ये नहीं कह रहा अभी नहीं हो रहे होंगे, बहुत लोग घोटाले करते हैं भाई। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल फेवर कई किसी को कई जगह पर सपोर्ट करते हैं। देखो, अपने आदमियों को हर कोई सपोर्ट करता है, कोई गलत नहीं है, बट कई बार आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर देते हैं जो कि टैलेंटेड नहीं होते। आप टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करिए, नॉन टैलेंटेड लोगों को मत करिए। आपके हिसाब से आज के टाइम में जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, उनके पास उनका टैलेंट है या करप्ट, उन्होंने पैसे दे के वो करा है? यार देखो, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो अपने टैलेंट के दम पे होते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हो सकता है आप जितना डिजर्व करते हो उतना सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आपके अंदर स्पार्क है, कोई आग है, तो आप सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे, कोई नहीं आपको रोक सकता। नहीं, आज के टाइम पे बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हमने पैसे दे के नौकरी ले ली। यार देखो, फिर तो ऐसे बात करी जाए तो फिर तो आरक्षण से भी बहुत नॉन टैलेंटेड लोग निकल जाते हैं। तो मैं उनको, मतलब आरक्षण जब एक टाइम पे देश में आया था तो उस तरीके से आया था कि भाई जो लोग अभी उस तरीके से हैं, मतलब जो जिन लोग को नीड है उनको होना चाहिए, बट वो अभी भी चल रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है जो कि डिजर्व नहीं करते, जिनके पास ऑलरेडी संपन्न है। तो मेरे को लगता है कि ये रिजर्वेशन वगैरह ये सब ना यार किसी कास्ट को देख के नहीं होना चाहिए, जो सूटेबल हो, जिसको नीड हो, मतलब जो एक्चुअल में गरीब है उसको मिलनी चाहिए मदद। मैं किसी आरक्षण के अगेंस्ट नहीं जा रहा, बट मैं सूटेबल आरक्षण के समर्थन में जाऊँगा। आज के टाइम पे यूथ बोलती है कि मैं वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है, तो आपके हिसाब से वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते वक्त अपनी इंडिया का जो कल्चर है वो दूर हो रहा है? यार देखो, मेरे को लगता है कि आजकल जैसे वेस्टर्न कल्चर को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आज की नीड है, कॉर्पोरेट लाइफ है, थोड़ा सा उस तरीके की चीज़ें आप फॉलो करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे रूट्स हैं अपने, जैसे कि मान लीजिए आपके रूट्स क्या होते हैं, आपकी संस्कृति, या क्या होता है कि संस्कृति सिर्फ आपका आधार नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत भी है जो कि आप छोड़ के जाएंगे। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि आप आगे बढ़िए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। जैसे कि मान लीजिए आप आगे बढ़ते हैं तो अपने माँ बाप को मत छोड़िए ना, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। आप क्या चूज़ करेंगे कि देसी रूट्स अपने या फिर वेस्टर्न ट्रेंड्स? यार मैं प्रेजेंट चीज़ों के साथ में जाते हुए मैं अपने रूट्स को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी जो विरासत है, जो अपना आधार है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप तो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो सोशल मीडिया पे इंडियन यूथ ज़्यादा है या फिर वेस्टर्न यूथ ज़्यादा है? यार सोशल मीडिया पे मेरे को लगता है कि हर तरीके का यूथ है। आजकल गांव में बहुत लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं, बट हाँ, वो लोग वेस्टर्न वालों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप उनसे इन्फ्लुएंस होइए। आप लग्जरी आपको दिख रही हैं, चीज़ें दिख रही हैं, वो अलग होती हैं। आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत चीज़ों को
फेक भी दिखाते हैं, है ना। बहुत इन्फ्लुएंसर हैं कि जो कारों का वो दिखा देते हैं कि भाई इतनी कार है हमारे पास, ये सब करके एक्सपेंसिव करके, तो वो सब रेंट पे होती हैं, बहुत सारी रेंट पे होती हूँ, बहुत कारें रेंट पे होती हैं। अब बहुत सारी कंपनी जो होती हैं कि जो उनको प्रोवाइड करा देती हैं ये सब चीज़ें। तो अब वहाँ पे जो एक आम बंदा बैठा है गांव में, वो देख के उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है कि यार ये पैसा इतना कमा रहा है। ठीक है, कई बार उतना पैसा इन्फ्लुएंसर नहीं कमा रहे हो तो जितना वो दिखा रहे होते हैं। दिखावे की दुनिया है भाई, मतलब टू बी ऑनेस्ट बताऊँगा मैं। तो अब क्या है कि आप एक यूथ के तौर पे आपको अवेयर रहना है कि जो चीज़ आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, आपको ये डिसाइड करना है। आपको अपने आइडियल जो है बहुत वाइजली चूज़ करने पड़ेंगे कि आप किसको आइडलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत आइडियल को चुनेंगे, आपके आइडियल जो गलत होंगे तो आप गलत राह पे जाएंगे। तो इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं आपको चूज़ करने पड़ेंगे अपने बच्चों को, आपको कौन सा कंटेंट दिखाना है जो कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं भर रहा कि जो हमारी संस्कृति, हमारे परिवार कल्चर को, किसी भी चीज़ को नष्ट कर रहा हो। तो उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। पॉलिटिकल PR कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे जिसे कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा आपके हिसाब से? देखो यार, पॉलिटिकल PR शुरू करने से पहले मेरे को लगता है कि उसको कहीं किसी अच्छी मीडिया एजेंसी में धीमे धीमे काम करना चाहिए। और सबसे पहला स्टेप जो है, जैसे मान लीजिए जब कॉलेज का स्टूडेंट है तो उसको क्या करना चाहिए भाई कि अपने ही कॉलेज के किसी भी प्रकल्प का कोई भी इनिशिएटिव होगा उसका एक सोशल मीडिया पेज बनाए सबसे पहले, उसके बाद उसको प्रमोट करे, फिर अपने कॉलेजेस से रिकमेंडेशन ले उस चीज़ की जो उसको काम कर रहा है, फेक नहीं असली वाली, उस पर काम करे। जिससे कि स्टूडेंट्स के टाइम पे आजकल बहुत सारे लोग कॉलेजों कोर्सेज चलाते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, तो वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को रन करें, प्रैक्टिकल काम करके साइड ऑन एक आध पेज रन करें, जिससे कि उसको मालूम पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में प्रैक्टिकली क्या चीज़ें होती हैं। देन धीमे धीमे करके कहीं पे वो इंटर्नशिप ले, अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। इंटर्नशिप लेने के बाद जब आपका राइट टाइम आए, आप सीख चुके हो इंटर्नशिप में, इंटर्नशिप को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं करना, वहाँ पे सीखना है। सीखने के बाद आप किसी अच्छी एजेंसी में भले ही कम पैसों में जाएँ और वहाँ पर आप बहुत काम सीखेंगे। उसके बाद जब आप अच्छी कंपनी में जाएंगे, आपको पैकेज अच्छा बनेगा, तो आपके पास पैसे होंगे सेटअप बनाने के लिए अपना, तब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री बनानी कहाँ से की? यार मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी जो दूरदर्शन वाले जो डायरेक्टर रहे हैं, जो उनके साथ मैं काम करता था प्रोडक्शन हाउस में, जब मैं काम करता था तो मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्री बनाना सीखी, जो भारत सरकार के मंत्रालयों की, कि 5 साल में सरकार ने क्या काम किया, CM ने क्या काम किया, PM ने क्या काम किया, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जो कि पीछे से हम लोग, मैंने इवन नरेंद्र मोदी जी का जो शो आता है परीक्षा पे चर्चा, मैंने किसी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू उसकी 3 साल प्रोमो बनाया है। सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स जो लोग हैं, आप बता रहे हो कि हर बंदे को ट्राई करना चाहिए, तो सब कुछ ट्राई करना चाहिए, अपनी एक नीच पकड़ के चलना चाहिए कि ये ट्रेंड में चल रहा है, इसको ट्राई करते हैं? यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ट्राई सब करना चाहिए। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमने एक नीच पकड़ ली, क्या पता वो नीच हमारे लिए अच्छी ना हो, ठीक है, वो आपको कहीं लेके ही ना जाए और आप डिमोटिवेट होकर छोड़ दें। मेरे को लगता है स्टार्टिंग में आप सब ट्राई करो थोड़ा थोड़ा, मतलब आप 10 काम करो लेकिन एक टाइम में एक काम करो, आप ट्राई करो थोड़ा थोड़ा टाइम पे, आपको लगे, फिर लग रहा है कि इसमें रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत आया है, आ सकता है प्रैक्टिकली भी सोचना है, तो वहाँ पे क्या करो, फिर आप एक नीश पकड़ लो बाद में। अभी स्टार्टिंग से एक नीश लेके चलोगे तो आपको हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ये तरीका अच्छा है, ऐसा भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग से एक नीश लेके चलो। कई बार क्या होता है कि आप एक्सप्लोर कर, मेरे को लगता है आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आप चीज़ें ट्राई करो, जो बेहतर हो उसको चूज़ कर लो आप। 5 स्किल जो आप यूथ को रिकमेंड करोगे सीखने के लिए आज के टाइम पे? सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों से बात करिए, आप लोगों को सुनिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरी, कोई भी आपका कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कोई भी काम हो तो हाथ का काम सीखिए। तीसरी स्किल है कि आप एक अच्छे इंसान बने। स्किल है ये भी, एक अच्छे इंसान बनना भी एक स्किल है। वो लोग बोलते हैं कि झूठ बोलना में स्किल है। नहीं वैसे नहीं, देखो झूठ किस चीज़ के लिए बोला गया है, उससे किसी का भला हो रहा हो तो आप झूठ बोलिए, कोई इशू नहीं, मैंने भी झूठ बोले हैं कि आपका भला हो रहा हो लेकिन दूसरे का बुरा ना हो रहा हो। चौथी स्किल मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को करिए, आप सिर्फ कोर्स ना करिए किसी चीज़ का, आप प्रैक्टिकल भी सीखिए। पांचवी आपकी स्किल ये है कि आप सामाजिक सरोकार में सक्रिय रहिए। स्किल है भाई,
समाज के बीच में रहना भी। आप कॉर्पोरेट के ऊपर फनी वीडियोस बनाते थे पहले, तो वो आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया? यार देखो, एक जो क्रिएटर होता है ना, तो वो क्रिएट करना जानता है। वो कैसे करता है कि आसपास की चीज़ों को नोटिस करता है ना। तो जैसे मैं कॉर्पोरेट में देखता था कि बॉस के पास कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत चाटुकार होते हैं, है ना, कि वो इंक्रीमेंट के लिए कुछ भी करेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वाभिमान होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, फ़नी चीज़ें कि भाई आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रखी है, वहाँ पे इंसान की सिचुएशन क्या होती है, इंक्रीमेंट के टाइम पे बंदा क्या कर रहा होता है ना। कोई ऑफिस में लड़की पसंद आ गई तो आदमी क्या कर रहा होता है कि क्रश आ गया, क्योंकि लड़कों का क्रश यार हर किसी पे आ जाता है, ये लड़कियों का भी आता है, ऐसा नहीं है। बट वहाँ पे जो चीज़ें नोटिस करी हैं कि भाई एचआर और एम्प्लॉय का क्या संबंध होता है, उस पर फ़नी कंटेंट बना दिया कई बारी। तो मैंने मतलब एचआर के ऊपर बहुत रील बनाई है, और मेरे को लगता है कि यार एचआर और एम्प्लॉय का बहुत बड़ा वो रहता है कि बेचारी एचआर ऐसी परेशान होती है कि मैनेजमेंट को लगता है कि भाई ये एम्प्लॉयज़ का बंदा है, और एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ये मैनेजमेंट का बंदा है। तो बेचारी एचआर पिसती है हर जगह पे, या पिसता है जो भी है। नॉर्मल बंदा अपनी आवाज़ कैसे सोशल मीडिया पे रख सकता है? यार देखो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपना कुछ, अगर आप क्रिएटर हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, तो उस पर काम करके आप कंटेंट बनाना शुरू करिए। भले ही हो सकता है कि आप टेक वीडियोस बनाएं, आप एजुकेशन वाली वीडियोस बनाएं, आप फ़नी वीडियो बनाएं, तो आप एक ऑडियंस गेन करिए। ज़्यादा नहीं कह रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ जाए, कुछ ऑडियंस गेन करिए, देन उनसे कम्युनिकेट करिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपका एक फैन बेस बनेगा। फिर आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आप जैसे आपके यहाँ लोग जुड़ जाते हैं तो आपकी चीज़ों को वो करते हैं, एडमायर करते हैं, तो वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, तो आप एक वॉइस बन सकते हैं। कंटेंट वायरल करने का तो फॉर्मूला क्या है? कंटेंट वायरल करने का तरीका ये तो अंदर की चीज़ पूछ देते हो यार आप। देखो मेरे को लगता है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे वायरल होना है ना, सबसे पहले तो वायरल होने के लिए वायरल नहीं होना है। अच्छा, समझ रहे हो? मतलब आप क्या करते हैं, सिर्फ वायरल होने के लिए काम नहीं करना है। पहली बात, आपको क्या करना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। ओके, आप फ़नी कंटेंट के थ्रू करिए, या फिर आप सिखाने वाले कंटेंट के थ्रू ऐड करिए, तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। अरे यार ये बंदा तो मेरे को हंसा देता है यार, मस्त आदमी है ये, इसकी वीडियो बढ़िया होती है। हम कई बार देख रहे होते हैं कई लोग की वीडियो, तो वो तरीका हो गया। दूसरा क्या होगा कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मोटिवेशन टाइप। मोटिवेशन जरूरी नहीं है यार, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं, बहुत चीज़ें आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से आप किस तरीके से उसको चीज़ सिखा रहे हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, तो आप वायरल होंगे। वायरल आप होंगे जब लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। सबसे मेन की यह है कि आप लोगों से कनेक्ट करिए। तो वही तो कैसे करें कनेक्ट? आप चीज़ पकड़िए ना भाई, जो आप जैसे मान लीजिए आपने एक चीज़ पकड़ी कि इन बंदों को ये स्किल्स नहीं आती हैं, अब आप उस स्किल को सिखाने लग गए, तो लोग आप लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना यार। आप उसको सिखा रहे हैं, किसी को हंसा रहे हैं, तो उसका जो स्ट्रेस है आप खत्म कर रहे हैं, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप वायरल होंगे ना अपने आप। वो आपको शेयर करेगा ना। कई मीम आते हैं कि भाई इस मीम को मैं क्यों देखूं, तू भी देख। लोग दिखाते हैं ना भाई, एक दूसरे को टैग करते हैं, तो अपने आप वायरल होंगे। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर क्या है? सबसे बड़ा फेलियर है वो ये रहा था कि मेरे लिए हालांकि उपकार हो गया था वो फेलियर। मैं 12th में फ़ेल हो गया था। अब क्या होता था, मैं यूपी बोर्ड का बच्चा रहा हूँ, तो यूपी बोर्ड का बच्चा 2015 में, और जो बंदा स्कूल टाइम में बहुत एवरेज था, वो 2015 में 10वीं क्लास में 64.8% लेके आया था। यूपी बोर्ड में इसकी बहुत वैल्यू होती है भाई, तो मैं ले आया था। अब उसके बाद पहले मैंने साइंस ले ली, घर वालों ने बोला बहुत स्कोप है, दोस्तों ने बोला बहुत स्कोप है, साइंस ले ले। पहले मैंने साइंस ले ली, फिर बाद में साइंस ने मेरी तो अब क्या हुआ, फिर मैं फ़ेल हो गया। 2017 के आसपास की बात है, मैं फ़ेल हो गया। तो टेलीफोन नंबर जैसे नंबर आए थे मेरे उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे सीखा कि यार कुछ नई स्किल सीखनी चाहिए। तो मेरे पास क्या हुआ, एक इंस्टाग्राम तो उस टाइम नहीं नया था बिल्कुल, एकदम मतलब इंट्रो ही था। फेसबुक का किसी ने मेरे को लिंक भेजा और वो यूट्यूब वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो मेरे को वहाँ से नया रास्ता सीखने को मिला कि यार मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ। अब जब मैं 12th की जो TC लेने जाना था उस स्कूल से, उस दिन मैं बहाना मार के शूट करने चला गया। अब मैं शूट करके आया भाई, मेरी पहली वीडियो भगवान की कृपा से, प्रभु की, 54,000 व्यूज़ चले गए उस टाइम पे 2017 में। तो वो मेरे लिए एक फेलियर के बाद क्या होता है, आप अपने आप को फेलियर में
कैसे संभालते हैं वो आपके लिए मेन चीज़ है। उसके बाद मैंने वीडियो शुरू करी। फिर 2017 में आपका दिल्ली में पॉल्यूशन का मुद्दा, हमारे ऑल ओवर इंडिया में पहली बार पॉल्यूशन का मुद्दा एक मुद्दा बना था, स्पेशली दिल्ली में, कि उस टाइम पे श्रीलंकाई क्रिकेट टीम इंडिया का दौरा करने आई थी। तो उस समय टेस्ट मैच थे, आई थिंक दिल्ली में एक स्टेडियम है अरुण जेटली करके, कोटला बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे मैच था और श्रीलंकाई टीम ने देखा कि आई थिंक नवंबर या अक्टूबर की बात होगी, जब पराली वराली का जो ब्लेम करते हैं लोग। तो उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था और श्रीलंकाई टीम ने बोल दिया था कि हम नहीं खेल पाएंगे, मास्क पहन के खेलने उतरी। अब क्रिकेट हमारे देश में एक बहुत बड़ा गेम है, क्रिकेट को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब क्रिकेट को लोग फॉलो करते हैं तो लोगों ने कहा कि यार कहीं ना कहीं टीस लगी लोगों को, यार ये भाई मास्क पहन के इंडिया में खेल रहे हैं। एकदम मैसेज चला गया ना भाई, क्रिकेट को पूरा भारत देखता है भाई, और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। तो पॉल्यूशन का मुद्दा मीडिया को मजबूरी में उठाना पड़ा। उसके बाद वो मुद्दा उठा पॉल्यूशन का। जब आपके पास पैसा भी नहीं था, फेम भी नहीं था, आप जब स्टार्ट करिए तो उस टाइम मोटिवेशन कैसा है आपके दिमाग में? यार देखो कैसे रहा, घर वालों ने सपोर्ट करा आपको? यार देखो, आपके घर वाले ना आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, बट क्या होता है सिचुएशन ऐसी होती है कि घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। कई चीज़ों के लिए आपको घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाते। तो क्या होता है घर वाले भी आपको साथ देना चाहते हैं, बट वो आपका सेफ ऑप्शन देखते हैं कि नहीं यार ये कल को अपना कमा खा ले। तो मेरे को ये डिफरेंस मैंने देखा है कि भाई घर वालों का तुम्हें सपोर्ट हमेशा मिलेगा, बट हाँ आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। आप नेगेटिव कमेंट्स को और ट्रोल्स को कैसे डील करते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको पता है सोशल मीडिया पे। यार ये बहुत ज़रूरी सवाल था जो आपने किया मेरे से। मैं डील ही नहीं करता, मैं इग्नोर कर देता, देख पढ़ता हूँ, मजे लेता हूँ उनके। मैं कहा ठीक है यार, क्योंकि मुझे पता ना मैंने कंटेंट बनाया, मेरी चीज़ तो लगेगी लोगों को। कई चीज़ पे मुझे पता है कि किसी को कोई चीज़ पसंद आएगी, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अभी तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है आपके हिसाब से? यार मेरे हिसाब से अचीवमेंट, अब जैसे मैंने आज तक कोई एक्टिंग का कोर्स तक नहीं किया, बट 2020 में मैंने एक टीवी सीरियल में एक्ट किया था, उसमें सेकंड नेगेटिव लीड काम किया था, और जो इन हाउस प्रोडक्शन हाउस था तो उसके लिए मैंने उसकी प्रोडक्शन टीम में भी था। तो मैंने वहाँ पे सेकंड नेगेटिव लीड ऐसे किया कि वहाँ पे जो NSD 2018 बैच के आर्टिस्ट थे जो कि NSD से पास आउट थे, और मैं वहाँ पे सिर्फ यूट्यूब इंस्टा पास आउट था तो मैंने वहाँ पे सेकंड नेगेटिव लीड किया, और कई लोग मुझसे मतलब कम कैरेक्टर में, छोटे कैरेक्टर में भी थे। मैं बड़ा छोटा कुछ नहीं मानता, बट फिर भी एक बड़े रोल में, मतलब छोटे में भी थे। तो मैंने नोटिस किया कि मैंने किसी बिना कुछ कोर्स किए मैंने वो चीज़ करी थी, तो वो मेरे लिए एक तरीके से अचीवमेंट थी। क्योंकि मैं फ्रीलांस पहले कई सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए वीडियोस करता था, तो वहाँ मुझे कोई आने आने का खर्चा दिया करता था, कुछ नहीं देता था। बट उसके बाद फिर मेरे को अलग अलग यूट्यूब चैनलों से पैसे मिलना शुरू हुए। वो मेरी वैल्यू बढ़ गई ना, कि टीवी पे आ गया एक वो लग जाता है पीछे कि भाई कोई मतलब वैल्यू ऐड हो जाती है। तो उसके बाद फिर मुझे वो पैसा मिलना शुरू हुआ कुछ यूट्यूब चैनल से अच्छा। और देन फिर उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अजय शुक्ला जी को स्पेशली, क्योंकि यार उन्होंने उस पर मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आपके लिए खुशी, हैप्पीनेस क्या है? यार हैप्पीनेस मेरे लिए लोगों को खुशी देना और अपने आप को एंजॉय कर पाना। मेरी वजह से कुछ लोग हंस जाएं या खुश रहें, तो ये मेरे लिए हैप्पीनेस है भाई। स्टेज पर स्टैंड अप या स्टेज पर स्पीच? यार स्टेज पर स्पीच, बट ह्यूमर में, स्टैंड अप के वे में, थोड़ा सा फनी और थोड़ा सा सिखाने वाली भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जो एक्सपीरियंस बताए, मतलब मज़े में होना चाहिए। जो आजकल के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? यार इन फ्यूचर पहली बात तो आप कॉलेज में खूब मस्ती करिए। कॉलेज में मस्ती करना सबसे पहला काम। दूसरा काम जो आप पढ़ाई, मतलब पढ़ाई करना, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बाद में करिए, पढ़ाई भी करो, आप कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो, एक बैलेंस बनाओ, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर। साथ साथ स्किल सीखते रहो, स्किल सीखो, जिससे कि स्किल्स में क्या होगा कि आपको कल को प्लेसमेंट के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। आपके हाथ में स्किल्स होंगी तो आप प्लेसमेंट के टाइम पे आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपको रिकमेंडेशन मिलेंगी, चीज़ें होंगी। बहुत लालच दे रहा हूँ आपको। इंस्टाग्राम फॉलोवर्स या पॉलिटिकल कनेक्शंस, क्या प्रेफर करोगे आप? यार मैं प्रेफर करूँगा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। फेक बढ़ा लो, ऐसे देगी नहीं बढ़ाने ना भाई, फेक आप बढ़ा लोगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। अच्छा, अब जैसे मेरा अभी विधायक वाला कैरेक्टर है, मैं करता हूँ, मेरे फॉलोअर्स कम है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उस कैरेक्टर की। तो मैंने ग्राउंड पे बने ना, वो लोग जानते हैं, उस चीज़ को पसंद करते हैं। आपका फ्यूचर में प्लान क्या है? पॉलिटिक्स, कंटेंट या कुछ और?
भाई क्या क्या धोती क्यों बोल रहे हो तुम? यार अभी बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना यार, कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सोशल मीडिया पैसे कैसे कमाए? सोशल मीडिया पे पैसे कैसे कमाए, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग हिसाब है। बताओ। जैसे यूट्यूब पे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, इंस्टाग्राम आपको कुछ पैसे देता नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे आपको ब्रांड, ये भी मिथ है कि ये लोगों को इंस्टाग्राम पैसे देता है। यार देखो क्या होता है कि जब आपकी लग्जरी लाइफ दिखती है लोगों को, तो लोगों को लगता है कि हर चीज़ में पैसे आ रहे हैं। कई बार आप चीज़ें कुछ खुशी के लिए भी कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं आता है, तो लोगों को लगता है कि यार कोई अच्छा खा कमा रहा है तो उसको पैसा आ रहा है हर चीज़ से। तो आप क्या करो, अच्छा कंटेंट बनाओ, चैनल को मोनेटाइज कराओ, धीमे धीमे आपसे लोग जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे अच्छी प्रोफाइल बनाइए, आपको लोग रीच आउट करेंगे, या हमारा प्रमोशन करो, आपको पैसे मिलेंगे। फेसबुक मोनेटाइज हो जाता है, आपको पैसे देता है। यूथ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के टाइम पे? यार यूथ का चैलेंज अपने आप को पहचानना। पहचान नहीं पा रही यूथ अपने आप को? मेरे को लगता है कि नहीं पहचान पाते बहुत लोग। यूथ का चैलेंज देखो, जो हम स्टार्टिंग से था, आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा यूथ का चैलेंज ये है, कंपटीशन बहुत है, बहुत लोग हैं, बट आप में उसमें अपने आप को पहचान लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुद को पहचानना है कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल्स है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो दुनिया हिला दे। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? किस फील्ड में देखते हो? कहाँ, कौन सी पोजीशन में देखते हो? यार पोजीशंस की बात करो तो यार कई सारी पोजीशंस है। और जैसे अपन देखें, यार फंसाने वाले क्वेश्चन करते हो तो मैं यार 5 साल को प्रेडिक्ट क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने आप को 5 साल बाद भगवान की शरण में अभी से हूँ, बाद में वही देखता हूँ, वही जहाँ पे ले जाएंगे। आपका फेवरेट यूथ लीडर कौन है फिलहाल? यार देखो, यूथ लीडर की बात करो, देखो अगर कोई बंदा यूथ को लीड कर रहा है बढ़िया से, जो कनेक्ट करता है काफ़ी, वो पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी यूथ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और नई नई स्किल्स पे बात करते हैं, इनोवेशन पे बात करते हैं, स्टार्टअप्स पे बात करते हैं पीएम मोदी, हर चीज़ पे। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी करते हैं। यार देखो, अब राहुल गांधी को कोई अपना आइडल मानता होगा तो फिर बेहतर ही है भविष्य उसका, मैं क्या ही बोलूँ। तो यार मेरे को लगता है ना कि जो इनोवेशन की बात करे, चीज़ों की बात करे, आरोप प्रत्यारोप की बात ना करे, वो एक्चुअल में यूथ लीडर है। यूथ को लीड, अभी देखो पीएम मोदी कितने सीनियर हैं, बट फिर भी पीएम मोदी यूथ को इंस्पायर करते हैं, उनको लोग सुनना चाहते हैं, उनको लोग एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है लोगों को मंत्रमुग्ध करने की, लोग उनके भाषणों को सुनते हैं। आप हमारे आप इसी एपिसोड में एक गेस्ट आए थे तो उन्होंने बोला था कि जब बीजेपी सरकार है वो एजुकेशन में काम नहीं कर रही है, स्कीम्स निकाल रही है तो कोई यूज़ नहीं हो रहा है कहीं। यार जो बीजेपी सरकार की अगर तुम बात करोगे, स्कीम्स पे काम नहीं कर रही है, नहीं स्कीम्स निकाल रही हो, नहीं मैं आपको बता, स्कीम्स निकाली लेकिन वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही नीचे जाके। देखो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में लूप होल्स रहे हों, बट अगर आप बीजेपी सरकार की बात करेंगे तो बीजेपी सरकार में अटल जी, जो उनका 99 वाला और 2004 तक जो रहा था, उनका जो टेन्योर था, उस दौरान उन्होंने एक स्कीम लेके आए थे कि स्कूल चले हम। एक टीवी पे ऐड आता था, 90s के बच्चे होंगे इसको रिलेट कर पाएंगे, स्कूल चले हम, तो उस ऐड को उन्होंने उस टाइम पे बनाया था। और स्कूल चले हम के तहत सर्व शिक्षा अभियान जो उन्होंने चलाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, विजनरी लीडर ही वाज। और उसके बाद लोगों ने स्कूल जाना और शुरू किया था, इवन कश्मीर तक के बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए थे उस टाइम पे, बहुत लोग बच्चे स्कूल गए थे। तो विजनरी चीज़ों पे काम किया है। उसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी, जो आजकल आपको गांव में सड़कें दिखती हैं, तो वो अटल जी के टाइम पे आई थी। आ तो रही है, काम नहीं हो रहा नहीं पे भाई। आज की डेट में अगर इतने बढ़िया सड़कें आपको मिलती हैं, सड़कें ही मिल रही हैं भाई, जो बंदे बोलने की लो लेवल पे एजुकेशन वो नहीं मिल पा रही बच्चों को। देखो लो लेवल पे देखो, धीमे धीमे आपको रीच आउट करना पड़ेगा, धीमे धीमे गवर्नमेंट चीज़ों में काम कर रही है। हाँ, इसको पेस बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब मैं तो गवर्नमेंट को क्या सजेशन दूंगा, गवर्नमेंट में इतने अच्छे लोग बैठे हैं, वो उस पर काम करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ धीमे धीमे आउटरीच होगा उसका। आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है, या आप किसके साथ कोलैब करना चाहते हो? यार अगर देखो मुझे पॉलिटिकली किसी के साथ कोलैब करना है तो वो पीएम मोदी हैं, और मुझे किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना है तो कंगना रनावत। फेवरेट है क्या आपकी? यार जिस तरीके से वो
अब कोई कहता है कि यार वो हीरोइन थी, पॉलिटिक्स में आ गई, ये हुआ। यार देखो, जिस तरीके से उसने बॉलीवुड को एक्सपोज किया, आज तक कोई नहीं कर पाया, उसने किया। उसके बाद कंगना ने अभी भी पार्लियामेंट में आई है, तो वो एक महिलाओं के लिए उदाहरण भी है। उसके अलावा स्मृति ईरानी, जो कि बहुत मास लीडर रही हैं और अभी भी एक्टिव है बीजेपी में, तो वो ऐसे जो फीमेल लीडर हैं जो महिलाओं को बहुत वो कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मेल हैं तो आप मेल से ही इंस्पायर हो कहीं पे। कई बार आप अपनी मम्मी से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मम्मी से मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, तो ऐसे ही करके आप पॉलिटिकली या फिर किसी से भी ऐसे लोगों से बहुत चीज़ सीख सकते हैं। यूथ को क्या एडवाइस करोगे, सरकारी नौकरी की तैयारी है, सोशल मीडिया पे काम? देखो क्या होता है कि सोशल मीडिया पे आप एक निश्चित नहीं हो सकती या आपके इतने टाइम में इतने फॉलोअर हो जाएंगे। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार आप मेहनत करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, कंटेंट के फॉलोअर्स आपके नहीं बढ़ रहे हैं, आपके अकाउंट के फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, अकाउंट रीच नहीं आ रही है, तो लोग फांसी भी लगा लेते हैं। कुछ लोगों ने अभी डेथ भी हुई है, अगर आप रिसर्च करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक कंटेंट क्रिएटर, शायद मिशिका अग्रवाल नाम था, सुसाइड अटैम्प्ट किया था। उसके अलावा कुछ लोग कई बार कंटेंट बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं और गिर जाते हैं। कहीं से चलती ट्रेन में वीडियो बना लेंगे, कहीं बाहर, मतलब कहीं ना कहीं अपनी जान सबसे प्यारी है भाई। किसी भी वायरल होने की ऐसी चीज़ को ना करो जो कि आपको नुकसान पहुंचाए इस तरीके से, और समाज को गलत इन्फ्लुएंस करे। आजकल बहुत सारे गंदे इन्फ्लुएंसर भी काम कर रहे हैं मार्केट में। कोई नाली का पानी पी रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो यार ये कंटेंट नहीं है मेरे लिए, है ना। तो अब लोग क्या करते हैं, उनको ऐसे क्रिएटर्स को, कुछ लोग हो रहे हैं उनको देख के इन्फ्लुएंस। यार कुछ लोग गोबर खा रहे हैं, कुछ लोग मट्टी खा रहे हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं मार्केट में यार। मतलब इस तरीके के हैं, आप देखोगे, रिसर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई गोबर खा ले रहा है, तो यार ये कंटेंट नहीं है भाई, मत करो यार। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, बंद करो। आजकल के टाइम पे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो डबल मीनिंग की बातें करते हैं। दूसरी साइड जो पॉलिटिकल नेता हैं जो बात करते हैं भारत संस्कृति, भारत हिंदुत्व की बात करते हैं, फिर आगे जाके वही नेता उन बंदों के साथ कोलैब करते हैं। यार देखो, कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि लोगों के लिए संख्या मैटर करती है आज के समय में। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई गाली देने वाला क्रिएटर है, जरूरी नहीं है कि उसको हर बंदा गाली देने वाला ही फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि गाली एक आम जीवन में लोग गाली बहुत देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं लोग उससे रिलेट कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन कंटेंट क्रिएटर का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कि गाली दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट क्या है कि आप कोई पॉलिटिशियन है, कोई किसी को मंत्रालय है किसी के पास, वो कोलैब कर रहा है, तो वहाँ पे ना वो ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कर रहा है। कहीं ना कहीं ऑडियंस को टारगेट कर रहा है कि उसके पास जो ऑडियंस है वो उसको मिल जाए। क्या होता है कि जो ये ऐसे कोलैबोरेशन होते हैं कि आपका इन्फ्लुएंसर को मिलती है क्रेडिबिलिटी, है ना, और पॉलिटिशियन को मिल जाती है एक ऑडियंस, रीच। तो रीच के चक्कर में बिल्कुल नीच बन जाते हैं सब लोग। तो यार कहीं ना कहीं ये भी ऐसा है कि मतलब ये पूरक है, मतलब यार दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना इसमें। नॉर्मल पीपल हैं वो तो पीछे रही है। यार देखो होता क्या है आज की डेट में, तो कुछ लोग सनातनी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, बाद में फिर वो वैसे बन जाते हैं, तो वो भी डबल फेस चल रहा है। तो वही है कि आपको एडमायर करना है, हर किसी का अपना विवेक होता है, आपको कौन से पॉलिटिशियन को फॉलो करना है, कौन से इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना है। तो आप इन लोग को इतना सीरियसली मत लीजिए भाई। आपके हिसाब से कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो ग्राउंड लेवल पर रह के लोगों की हेल्प कर रहा हो, अच्छा बोल रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो? यार ऐसे में तो देखो, मेरा एक अर्पित मिश्रा करके पॉलिटिशियन है, मतलब वो आई थिंक बीजेपी की प्रदेश टीम में सोशल मीडिया में कुछ देखते हैं, तो वो जो है अर्पित मिश्रा भाई, एक पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन भी है, कवि भी हैं। और उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी काव्यांजलि करके, जो कि वीर रस के ऊपर थी पूरी। तो क्या है कि वो अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेमस नहीं होते बहुत ज़्यादा, बट काम अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं। उनके भाषण अगर आप उन्हें कहीं पे सुनेंगे तो मज़ा आएगा। और ही इज़ वेरी गुड पैनलिस्ट, किसी चीज़ पे अगर बहस करनी हो, डिबेट करनी हो, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। आजकल ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो सिर्फ हिंदुज़म ही को पकड़ते हैं, कुछ क्रिएटर मुस्लिम को भी पकड़ते हैं,
फिर उनको पकड़ के वो फेमस हो जाते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो उनका क्या माइंड सेट रहता है आपके हिसाब से? देखो, मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बोलूँगा कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसकी रेस्पेक्ट करिए, लेकिन दूसरे धर्म पे फालतू में उंगली ना करिए। किसी धर्म को किस फालतू में मत बोलिए, ज़्यादा किसी को नेगेटिव मत बोलिए। आप अपना अगर किसी धर्म में अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी भी समुदाय की आप मदद करते हैं तो आप करिए, कोई गलत नहीं है। कल को आप उसके थ्रू पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, आप किसी के मसीहा बनते हैं तो गलत नहीं है। बट जैसा कि आपने देखा हो, सनातन धर्म के ऊपर लोग आघात करते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं ना, तो उस तरीके से भाई कि एंटी इंडिया हो जाते हैं आप। तो एंटी इंडिया मत होइए, भले ही आप इस्लाम को सपोर्ट करिए, भले ही आप हिंदुज़्म को सपोर्ट करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी भी आप ऑल ओवर एंटी इंडिया मत जाइए। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। भाई देखो, सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे। मतलब धोती तो खोली है कई जगह, मेरे को फंसाया है तुमने मेरे को, मैं जानता हूँ, लेकिन भाई तुम्हारे क्वेश्चंस ने मेरे को घुमा भी दिया कई बार मजे भी दिलाए। लेकिन हाँ, इट वॉज गुड कि मजा आया तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करके यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू। और हाँ, सारे लोग फॉलो करो भाई को। अपना सपना सीरियसली लो, क्योंकि आपकी एक आवाज़, आपका एक स्टेप, आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हम आपके लिए इंस्पायरिंग कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।